तो चलो करते हैं आज शुरू G20 के बारे में। मोस्ट ऑफ द केस जितने बच्चे देख रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि सब बच्चे कह रहे हैं कि G20 की वजह से हमें स्कूल में छुट्टी पड़ने वाली है, 3 दिन की 4 दिन की से छुट्टी चालू हो गई है। पर किसी से ही पूछ रहे हैं हम G20 के बारे में, पर कोई जानता नहीं है। इवन 11-12 के बच्चे भी G20 के बारे में जानते नहीं है। तो आज डिस्कस कर रहे हैं G20 के बारे में। आज समझने वाले हैं G20 आखिर होता क्या है, शुरू से लेकर के एंड तक सब कुछ सीखने वाले हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। हर एक बात को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू के से भी आने वाला ये, सीयूईटी में भी पूछने वाला है कहीं ना कहीं। तो इसलिए इसको इतना ध्यान से देखना पड़ेगा। पहली बार होने वाली ये मीटिंग हमारे इंडिया के अंदर G20, इसलिए इसको अच्छे से समझना भी जरूरी है, ताकि हम किसी को समझाने का अगर मौका मिले तो वहाँ पे भी समझा सके। तो शुरू करते हैं G20 के बारे में। ये एक शॉर्ट डिस्कशन होगा, बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे G20 के बारे में। आओ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके लोगों के बारे में, G20 के लोगों के बारे में। G20 के लोगो कहता क्या है। हर लोगो अपने आप में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, हर लोगों में एक अपनी हिस्ट्री छुपी होती है, हर लोगों में अपनी एक पहचान होती है। जैसे कि हमने कई सारे लोगोज भी देखे हैं कि अलग, जैसे कोका कोला कंपनीज के लोगो हो गए, हुंडई कंपनी के लोगो हो गए। हर लोगों के अंदर कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन छुपा होता है। ठीक इसी तरीके से G20 का जो लोगो है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप देखते हो, ये G20 का लोगो जो है, ये हर जगह हमें देखने को मिलता है। बस स्टॉप में, रेलवेज में, टिकट्स में, रेलवे के टिकट्स में, हर तरफ जहाँ भी गवर्नमेंटल पेपर वर्क है या कुछ भी काम है, हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, हमारा G20 का ये लोगो दिख रहा है। पर ये लोगो ऐसे ही लोगो नहीं बन गया है। इस लोगो के पीछे भी एक कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन छुपी है इन लोगों की, इस लोगों के बारे में। अब समझते हैं लोग क्या क्या कहता है। तो लोगों के अंदर जो पहला इन्फॉर्मेशन है, उसमें ये बताया गया कि लोगों को डिजाइन किया है इंडियन फ्लैग के हिसाब से, जिसके अंदर 4 कलर बताए गए हैं। सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू। व्हाइट ऐसा कलर है जो कहीं ना कहीं हर जगह मैच होता है, इसलिए वो लोगों में दिखाई नहीं देता, लेकिन लोगों के अंदर वो कलर है। तो लोगों को जो ड्रॉ किया गया है, जो डिजाइन किया गया है, वो कहीं ना कहीं वाइब्रेंट फ्लैग के वाइब्रेंट कलर के से इंस्पायर होकर बनाया गया है। सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू को इस्तेमाल किया गया है। उसी के ठीक G20 में जो 20 बना हुआ है, जो जीरो बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड को दिखाया गया, एक अर्थ को दिखाया गया है। ये अर्थ भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। इस अर्थ को लोगों में दिखाने का मतलब ये है कि अर्थ एक प्रो प्लेनेट अप्रोच रखता है जिंदगी के हिसाब से, लाइफ के हिसाब से। कहीं ना कहीं एक प्रो प्लेनेट, एक सुपर प्लेनेट है, जहाँ पे रहने का तरीका है, जहाँ पे लोगों को एक लाइफ है, एक सर्वाइव करने का तरीका है। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जहाँ पे हम रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुपर प्लेनेट बताया गया है यहाँ पे। इवन यहाँ तक कि इसको एक परफेक्ट हार्मनी भी बताया गया है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे लोगों में अर्थ की एक पिक दिखाई देती है। अर्थ के नीचे 7 पेटल्स वाले एक लोटस भी दिखाई दे रहा है। इसमें 7 पेटल्स यानी कि जो पंखुड़ियाँ हैं गुलाब की, वो कमल की, जो लोटस की जो पंखुड़ियाँ, ये 7 दिखाई गई हैं। 7 दिखाने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम 7 समुद्रों को दिखा रहे हैं, 7 कॉन्टिनेंटल्स को दिखा रहे हैं, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में है। तो ये लोगों के अंदर अभी ऊपर जो लोगो जो डिजाइन किया उसके बारे में बताया गया है। इसके नीचे अगर देखा जाए तो G20 के नीचे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जो कहीं ना कहीं देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। एक वर्ड लिखा हुआ है भारत। भारत हमारी पहचान है, ये शब्द हमारी पहचान है, ये लिखावट हमारी पहचान है। इसलिए भारत को देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखा गया है। इवन यहाँ तक कि हमारी पहचान सनातन धर्म से भी है कहीं ना कहीं। तो इसलिए सनातन धर्म को ना भूलें, तो इसलिए वो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव के बारे में बताया गया है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि हम कहीं ना कहीं वासुदेव के कुटुंब के हैं, उसके बारे में बताया गया है। अतिथि देवो भव जैसे हम विचार रखते हैं, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताया गया है। और एक लाइन लिखी गई है, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, जो कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत बड़ा बात कह रहा है कि एक ही फैमिली है, एक ही भविष्य है और एक ही धरती है, सब हम लोग एक ही हैं। तो इस बारे में बताया गया है। G20 का लोगो अपने आप में बहुत बड़ा लोगो डिजाइन किया गया, अपने आप में एक कुछ कहता है ये कहीं ना कहीं। और ऐसा लोगो अब तक G20 का कहीं देखने को मिला नहीं है। तो काफ़ी सोच विचार समझ से ये लोगों को डिज़ाइन किया गया है। तो ये था हमारे लोगों के बारे में। अब समझते हैं आगे G20 के बारे में। तो सबसे पहले G20 के बारे में समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि G20 आया क्यों, इसका हिस्ट्री समझना पड़ेगा, रीजन समझना पड़ेगा कि क्यों G20 को बनाया गया। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत पहले 1997 के अंदर थाईलैंड में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। फाइनेंशियल क्राइसिस का कहने का मतलब हो गया पैसों में गिरावट हो जाना, मार्केट गिर जाना कहीं ना कहीं। इस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर एक पैसों की गिरावट आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, जो केवल थाईलैंड से शुरू होकर के केवल थाईलैंड में ही नहीं रहती, बल्कि पूरे एशिया में आ जाता है। एशिया में देखा जाए तो इंडिया भी है। जैसे कि पिक्स में हम देख रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है फाइनेंशियल क्लोज, बिजनेस क्लोज, दैट मीन्स थाईलैंड क्लोज। एक होता है वर्ड IMF। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल लेवल पे मॉनेटरी फंड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। पर यहाँ पे लोगों ने IMF का मतलब बताया, आई एम फायर।
आग जलाना, हंगामे करना, और ये पूरे एशिया में फैला। तो इससे कहीं ना कहीं केवल थाईलैंड ही नहीं बल्कि कितने सारे कंट्रीज इसके इम्पैक्ट में आए। तो ऐसा दोबारा कभी ना हो, ऐसी क्राइसिस दोबारा कभी ना हो, इसके लिए हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो अलग अलग कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, G7 एक ग्रुप था पहले, अभी भी वो ग्रुप है G7, डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है। G7 कंट्रीज के साथ मिलकर के और भी कई सारे कंट्रीज इनकॉर्पोरेट होकर के, कॉर्पोरेट इंटरनेशनल के तौर पे कोऑपरेशन करके ये ग्रुप और भी कई सारी कंट्रीज मिलकर के एक नया ग्रुप बनाती हैं जिसका नाम रखा जाता है G20। ये होता है 1999 में। 1997 में क्राइसिस आया, थाईलैंड क्राइसिस। 1999 में ये ग्रुप बना है, पर ग्रुप केवल बन के रहा, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इसे कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया, इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये गलती सभी लीडर्स की दोबारा देखने को मिलती है हमारे यूएसए के क्राइसिस के अंदर। फिर से 2008 में यूएसए के अंदर क्राइसिस आता है, और ये क्राइसिस पहले वाले क्राइसिस से भी कई गुना ज़्यादा भारी था। इस क्राइसिस से पूरे यूएसए में दिक्कत होने लगी, और यूएसए कहीं ना कहीं एक तरीके से सेंट्रल जैसे वर्क करता है, तो यूएसए में होने वाली प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के लिए फेस करने हो गई। पूरे होल वर्ल्ड में इस फाइनेंशियल क्राइसिस को देखने को मिला, जिसमें मार्केट्स डाउन होने लगे। ये क्राइसिस इतनी ज़्यादा थी कि जैसे कि आप अगर देखो इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है द ग्रेट रिसेशन। अगर आप देखो पिक्स में लिखा हुआ है द ग्रेट रिसेशन के बारे में बताया गया है, तो ग्रेट रिसेशन के बारे में, और मार्केट नीचे गिर गया। ऐसा इतना बुरा हाल हुआ कि चारों तरफ क्राइसिस का अंजाम देखने को मिला। इसके बाद फिर लीडर्स ने ध्यान दिया अपने उस ग्रुप पे जो G20 ग्रुप बनाया गया था। G20 ग्रुप वापस एग्जीक्यूट में आया, और जितने भी लीडर्स थे उन्होंने सीरियसली लेवल पे एकदम सीरियस होकर के इसको स्टार्ट किया, इस पर मीटिंग स्टार्ट करी, तो इस तरीके से काम हुआ। तो G20 का जो पहला जो मीटिंग हुई 2008 में ही एक प्रोडक्टिव बेसिस पे सीरियसली होकर प्रोडक्टिव डिस्कशन लिया गया सीरियस होकर के कि अब से हम G20 में सारे G20 की कंट्रीज जो भी मेंबर्स हैं, जो भी हैं, वो सब इसमें मिल करके ऐसी क्राइसिस दोबारा ना हो, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, इस पे बात करने को तैयार हो गए। तो पहला ही जो हुआ मीटिंग हुई G20 की, वो हुई 2008 में ही, जो कि वॉशिंगटन डीसी 2008 में वॉशिंगटन डीसी के अंदर हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी है वॉशिंगटन डीसी इन 2008 में। तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इसमें बताया गया कि हिस्ट्री में सबसे पहले थाईलैंड के अंदर हमारा क्राइसिस आया, देन उसके बाद हमारा फिर यूएसए के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया। उसके बाद जो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने पहला जो क्राइसिस पहला जो मीटिंग रखा वो रखा वॉशिंगटन डीसी के अंदर रखा 2008 में। फर्स्ट जो G20 क्राइसिस फर्स्ट G20 जो मीटिंग हुई वो वॉशिंगटन के अंदर हुई। ठीक है, जैसे इसमें देख रहे हो, इसमें हमारे जो पीएम थे उस समय मनमोहन सिंह थे। आप अगर देखो ध्यान से तो मनमोहन सिंह का इसमें पिक्स भी दिखाई देगा आपको। ये रहा आपके मनमोहन सिंह के पिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पहला जो मीटिंग हुआ है, याद रखने काफ़ी आसान तरीका है कि फर्स्ट मीटिंग G20 कहाँ पे हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, 2008 में हुई थी। क्लियर। तो रीज़न अगर देखा जाए तो रीज़न ये था कि थाईलैंड की क्राइसिस और यूएसए की क्राइसिस होने की वजह से, थाईलैंड की क्राइसिस होने की वजह से G20 मीटिंग बना, और यूएसए क्राइसिस होने की वजह से पहली मीटिंग रखी गई 2008 में ही वॉशिंगटन डीसी के अंदर, ताकि दोबारा से ऐसे क्राइसिस दोबारा ना हो। तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री बता रही थी। अब समझते हैं कि G20 आखिर है क्या। तो G20 को समझने के लिए सबसे पहले समझो कि G20 का मतलब होता क्या है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। ये एक तरीके से कलेक्शन है किस चीज़ का, पूरे होल वर्ल्ड का, पूरे ऐसे लार्जेस्ट इकोनॉमी के वर्ल्ड का कंट्रीज का कलेक्शन है जो ग्रुप ऑफ 20 में आती हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे अपने आप में ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अच्छे लेवल पे, जीडीपी लेवल पे जिनकी अच्छी हैं, जिनके कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम भी अच्छे हैं, और सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन, ट्रेड हर तरीके से एक्वायर करती है, तो वो वाली कंट्रीज आती हैं। तो कहने के लिए सिंपल अगर भाषा में कहा जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज कहा जा सकता है इनको। ये वो कंट्रीज हैं G20 के अंदर। दूसरा अगर देखा जाए तो ये कब फाउंड हुआ, याद रखने वाली पॉइंट्स है इसमें, 26 सितंबर 1999 में ये फाउंड हुआ। तीसरी बात करें G20 में कौन कौन आता है, तो G20 में बेसिकली 19 कंट्रीज आती है और एक यूरोप यूनियन आता है। 20 कंट्रीज नहीं है, 19 कंट्रीज है और एक यूरोप के यूनियन है, जिसमें कहीं ना कहीं 20 जो हम देखें तो 20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं। इसमें मीटिंग करने वाले दो मेन प्लेयर्स होते हैं, एक तो हो गया आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर और दूसरे होते हैं सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स। ये दो हर देश के होंगे और इस मीटिंग्स में होंगे कहीं ना कहीं।
अगली बात कहा जाए, इस G20 में अगर देखा जाए तो इस G20 में जितनी भी कंट्रीज हैं सबको अगर मिलाया जाए तो इनका जो वर्ल्ड का जो जीडीपी होगा कहीं ना कहीं 85%, यानी कि लार्ज स्केल की जीडीपी वाली कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं। 75% ग्लोबल ट्रेड है इसके अंदर और 60% ग्लोबल पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं ये G20 वाले कंट्रीज। फिफ्थ पे देखें तो ये एनुअल बेसिस पे होता है और हर साल रोटेशनल बेसिस पे ही कंट्रीज को मिलता है। तो कहने को मतलब हम बोलें कि प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई है तो वो आज नहीं तो कल आना ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है किस चीज़ का वो हम समझेंगे आगे चल करके। 6 पॉइंट कह रहे हैं कि G20 याद रखने वाली बात है। सबसे पहले काम हुआ 2008 में हुआ वॉशिंगटन डीसी के अंदर। 2008 में वॉशिंगटन डीसी के अंदर पहला G20 हुआ। फाइनली लास्ट में अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो G20 बाली में हुआ। बाली जो इंडोनेशिया में है 15 और 16 नवंबर 2022 में हुआ। लास्ट ईयर जो G20 हुआ है हमसे पहले वो इंडोनेशिया में हुआ है, बाली में। उसी समिट में, उसी G20 के समिट में, बाली के G20 समिट में ये डिक्लेयर हुआ कि अगली प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलती है। अच्छा, रोटेशन बेसिस पे होने वाला है, लेकिन क्यों G20 इतनी जल्दी इंडिया के रोटेशन में आ गया, क्यों इंडिया के कंट्रोल में आया, क्यों इतनी जल्दी प्रेसिडेंसी मिली, इसके पीछे भी रीज़न है। हालांकि देखा जाए जो प्रेसिडेंसी होती है वो हर साल एक एक साल के लिए हर एक कंट्री पे जाती है रोटेशन बेस पे, यानी कि जो भी प्रेसिडेंसी होगी वो एक साल के लिए ही मानी जाती है। नॉर्मल तौर पे हम अपना जो फाइनेंशियल ईयर कहते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च कहते हैं, लेकिन यहाँ रेसिडेंसी के मामले में जो फाइनेंशियल ईयर जो इन्होंने डिसाइड किया है, जो भी इन्होंने ईयर डिसाइड किया है वो 1 दिसंबर से चालू होता है और 30 नवंबर तक चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब 30 नवंबर जो आने वाला है, इस समय 30 नवंबर को हमारे पास जो प्रेसिडेंसी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 दिसंबर 2022 से हमारे पास कहीं ना कहीं G20 की प्रेसिडेंसी है। अब G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के पीछे भी रीज़न था कि G20 के इसमें जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं अपने काम के लिए एक एम्बिशियस है, वो इंक्लूसिव एम्बिशियस रखता है कि हम ही हैं, हम ये काम को कर दिखाएंगे। इस तरीके से कहीं ना कुछ एक एम्बिशियस बना के रखता है, इस वजह से भी हो सकता है। दूसरा, ये डिसीजन लेने में भी काफ़ी एक्सपर्ट है इंडिया। तीसरा, एक्शन ओरिएंटेड है। इन 3 रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं G20 भी इतनी जल्दी हाथ में आया, इतनी जल्दी इंडिया प्रेसिडेंसी बना G20 के। तो ये 3 रीजंस कहीं ना कहीं मेनली टॉप पे माना जाता है कि इन 3 रीजंस के वजह से ही आपका जो इंडिया है उनको प्रेसिडेंसी बहुत जल्दी मिला है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात ये है कि G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। दूसरा सेकंड पॉइंट याद रखने वाली बात है 26 सितंबर 1999 को ये इस्टेब्लिश हुआ, फाउंड हुआ G20 का। इसके अंदर 19 इंटर गवर्नल फोरम्स आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन आता है। अब इंटर गवर्नमेंटल फोरम का मतलब ये हुआ कि एक फाइनेंशियल मिनिस्टर और एक सेंट्रल बैंक का गवर्नर, ऐसे हर एक देश के होते हैं इसमें। इस G20 में जितने भी देश है अगर उन सभी का जीडीपी को ऐड कर दिया जाए तो 85% जीडीपी बनेगी, 75% इनका ग्लोबल ट्रेड होगा और 60% ग्लोबल पॉपुलेशन होगी। पहली जो G20 हुआ वो वॉशिंगटन डीसी में हुआ 2008 में, और जो G20 है ये एनुअल बेसिस पे होता है, रोटेशन बेसिस पे होता है। फाइनली हमारे पास G20 के पास भी प्रेसिडेंसी आई, कब आई? 1 दिसंबर 2022 से इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी लेके अचीव किया इसने, और 30 नवंबर 2023 को ये प्रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी G20 की। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये बात डिक्लेयर हो गई थी पहले ही, इंडोनेशिया के बाली की जो समिट होने वाला था 2023 में पहले ही डिसाइड हो चुका था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी ही अगली जो आपका G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो कंट्रोल करने वाले हैं, वो मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आपके लास्ट ईयर जो G20 हुआ था बाली में उसमें डिसाइड हो चुका था। आगे चलते हैं, कौन कौन कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। तो इतनी बात तो हमारी क्लियर है कि G20 में पार्टिसिपेशन करने वाले G7 वाली कंट्रीज थे, जो भी हमने पहले देखा कि G7 वाली कंट्रीज प्लस और भी कई सारी कंट्रीज, सर एक इंटर कोऑपरेशन बनाया गया। तो G7 कंट्रीज तो आने वाली हैं ही इसमें। G7 कंट्रीज जैसे कनाडा हो गए आपके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA, ये वो कंट्रीज हैं जो G7 कंट्रीज हैं। कुछ समय के लिए इस कंट्रीज में एक और कंट्री आई थी जिसका नाम रखा गया, जो नाम था जिसका रसिया। रसिया भी G7 कंट्रीज में था, तो तब इस कंट्रीज ग्रुप का जो नाम था G8 हो गया। अभी हार्डली 8 या 9 साल से रसिया इस ग्रुप में नहीं है। ये वो कंट्रीज होती हैं जिनकी जीडीपी सबसे ज़्यादा होता है, ये हाईएस्ट जीडीपी वाली कंट्रीज होती हैं। और हाईएस्ट जीडीपी में अगर देखा जाए तो इंडिया भी जीडीपी में काफ़ी हाईएस्ट है, लेकिन तब भी इस G7 या G8 वाले ग्रुप्स में वो इंक्लूड नहीं हुआ। उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम, जो पर्सन का जो पर कैपिटा इनकम है वो कहीं ना कहीं कम है।
यहाँ पे कहा जाता है कि एनुअल बेसिस पे या एवरेज बेसिस पे निकाला जाए तो एक आदमी पूरे दिन भर मेहनत करता है तो 20 रुपये कमाने के लिए मेहनत करता है, यानी पूरे दिन भर अगर वो मेहनत करेगा तो उसको 20 रुपये मिलते हैं इनकम में। और यहाँ पे वो ऐसे भी आदमी है जो अपने वाइफ को 200 करोड़ तक के हेलीकॉप्टर से एरोप्लेन भी गिफ्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीडीपी तो हाईएस्ट है, लेकिन हर आदमी की इनकम ना होने की वजह से इसका पर कैपिटा इनकम कम है। तो ऐसे केवल इंडिया ही कंट्री नहीं है, बल्कि ऐसे तो कितने सारी कंट्रीज है, चाइना भी उसमें से एक है, इंडोनेशिया भी उसमें से एक है। तो कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो जीडीपी तो सही रखते हैं अपना, लेकिन पर कैपिटा इनकम अच्छा ना होने की वजह से वो इस ग्रुप में नहीं थे। अब वो इस ग्रुप में जब नहीं है तो वो डिस्कशन कहाँ करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, आने वाले क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे फाइनेंशियल कंडीशन को। तो उसके लिए उनको भी एक ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है जो G7 या G8 ग्रुप्स के साथ मिल के बना है, उस ग्रुप को G20 नाम कहा गया है। अब वो ग्रुप्स में कौन कौन लोग आ गए G20 में, वो लोग ये हैं, जैसे कि आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोप, इंडिया, कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कहीं ना कहीं इसमें 20 कंट्रीज में, कहने का मतलब 20 मेंबर्स आप कह सकते हैं एक तरीके से, जो पार्टिसिपेंट्स हैं G20 के अंदर। फाइनली अब इंडिया के पास आ चुका है प्रेसिडेंसी। कहा जाता है जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है उसके पास अच्छा खासा पावर होता है, उसको अपने पावर यूज़ करने के लिए पूरे राइट्स होते हैं। इंडिया ने अपने पावर्स को यूज़ किया है। इंडिया ने ना केवल ये G20 में होने वाले 20 मेंबर्स को इनवाइट किया है, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट हो, वो इन 20 से के अलावा भी और भी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी इनवाइट किया है, ताकि हम उनके साथ मिल के रहेंगे तो कल को वो ये कहेंगे कि G20 तो हर देश में हो रहा था, हर 20 कंट्रीज़ में हो रहे थे, लेकिन किसी ने हमें याद नहीं किया, पर इंडिया ने हमें याद किया है। तो कहीं न कहीं हमारे साथ एक अच्छा फ्रेंडली एक रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, और उनको इनवाइट करके हम क्या था कुछ ज़्यादा नॉलेज भी गेन करें, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिले, और हमें हमारे साथ वो रहने हमारे साथ स्टैंड अप में भी वो रहे, कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट भी बने रहे। तो इसलिए हमारे इंडिया ने ना केवल G20 के मेंबर्स बल्कि G20 के अलावा भी कई सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया है, और इतना ही नहीं, ना जाने कितने सारे इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया है। कितने कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया उसने। अब वो कौन-कौन से हैं देखेंगे अभी आगे चल के। उससे पहले आपको समझ पड़ेगा कि एक गैस स्पेशल गैस के तौर पे इंडिया ने एक यूएई अपने यूएई को भी इनवाइट किया है एज अ स्पेशल गेस्ट। यूएई G20 में मेंबर नहीं है, G20 का पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन उसको इंडिया ने एक स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया है। अगर आप देखो तो इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, खलीज टाइम्स जो वहाँ का है, इसमें लिखा हुआ है इंडिया टू इनवाइट्स यूएई एज अ गेस्ट कंट्री एट G20 समिट इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में होने वाला G20 जो समिट्स है उसको एज अ इनवाइट करता है। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि यूएई आज से नहीं पहले से भी कहीं न कहीं इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, जो हमेशा इंडिया के सपोर्ट में रहा है, इंडिया की सुना भी है, इंडिया का हेल्प भी किया है, और इंडिया भी कहीं न कहीं यूएई के साथ में रहा है। इसलिए यूएई को एज अ स्पेशल गेस्ट बनाना तो नॉर्मल सी बात है कि यूएई को तो स्पेशल गेस्ट बनाना था। इसके अलावा कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं उसको भी देख लेते हैं, जैसे कि नाइजीरिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, नीदरलैंड, मॉरिशस, स्पेन, ओमान और इजिप्ट। कई सारे देश हैं जो इसके बारे में मतलब कि G20 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये तो था हमारे 20 कंट्रीज़ हो गए, उसके अलावा ये कंट्रीज़ हो गए, और यूएई हमारा स्पेशल गेस्ट हो गया इस G20 के में। अब देखना ये है कि कौन-कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, उसको आप देख सकते हो, ये याद रखने के पर्पज़ में काफ़ी सही है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि आपका यूएन हो गया, हम सब जानते हैं यूएन के बारे में, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कितने बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी ये भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं G20 के अंदर। तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है कि हम ना केवल अदर कंट्रीज़ को बुला रहे हैं बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुला रहे हैं। कहीं न कहीं वो भी हमें कुछ ना कुछ बात में रिकमेंडेशन देंगे, कुछ ना कुछ आइडियाज़ देंगे, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये थे हमारे पार्टिसिपेंट्स, 20 कंट्रीज़, 19 कंट्रीज़ और एक यूरोप यूनियन था। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ और आने वाले हैं, उसके अलावा आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आने वाले हैं, और साथ में यूएई एज़ अ स्पेशल गेस्ट भी हमारे पास G20 मीटिंग में आने वाला है, जो अभी हाल ही सितंबर में जो होने वाला है। क्लियर? अब चलते हैं कि इसकी मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। अब इतना कन्फर्म है G20 ग्रुप है, उसका कोई परमानेंट
कोई भी परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं है, कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है जिससे ये कंफर्म हो कि हर साल होने वाला G20 एक फ्लो में चलता जाए। तो इसके लिए मैनेजमेंट होना बहुत मुश्किल है। इस मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको एक वर्ड ट्रोइका ट्रोइका समझना पड़ेगा कि ट्रोइका होता क्या है। ट्रोइका का कहने का मतलब ये है कि G20 जो समिट है, जो हमारा जो ये मीटिंग है, ये कहीं ना कहीं एनुअल बेसिस पे हर साल अलग अलग देशों में होता है। इसका कोई परमानेंट पहले से ही कोई सेक्रेटरीट नहीं है, तो फ्लो में ना हो पाए। जैसे लास्ट ईयर में जो बातें चल रही थी, जो एजेंडा थी, वो आधा रह गया या कुछ बातें रह गई, वो इस साल हम कवर कर लें, ऐसा होना मुश्किल हो पाएगा क्योंकि अब नया सेक्रेटरी हो जाएगा। और फिर अगले साल जब कहीं मीटिंग होने वाली होगी तो वो कवर कर ले कोई एजेंडा, कोई मीटिंग, कोई बात, कोई टॉपिक, कोई कंटेंट कोई मिस ना हो जाए। इसलिए वो क्या करते हैं कि एक ग्रुप बनाते हैं। कैसा ग्रुप कि लास्ट ईयर में जो सेक्रेटरीट था, जो इस करंट ईयर में जो सेक्रेटरी होने वाला है, और जो आगे फ्यूचर में जो सेक्रेटरी बनने वाला है, वो तीनों एक ग्रुप बनाते हैं, एक मीटिंग बनाते हैं जिसको हम ट्रोइका कहते हैं। तो प्रीवियस, करंट और फ्यूचर को देख करके कहीं ना कहीं ये मीटिंग ये बनती है, इसकी सेक्रेटरीज की मीटिंग बनती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रीवियस में इंडोनेशिया 2000, अगर पास में देखा जाए 2022 में इंडोनेशिया वो होंगे, और अभी करंट में इंडिया हो गया 2023 में, और फ्यूचर आगे अगर देखें तो ब्राज़ील, एक ब्राज़ील कंट्री है अगर आप देखें तो ब्राज़ील कंट्री भी इसमें आपका फ्यूचर में 2024 में आने वाला है। तो तीन तरीके से कंट्री ये आपस में वर्क करती है, तीन तरीके से कंट्री अपना ये ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करती है। इसी ग्रुप्स को कहीं ना कहीं ट्रोइका कहा जाता है। ये तीनों आपस में मीटिंग करेंगे, कंटेंट्स लिखेंगे, समझेंगे कि इस बार G20 के अंदर कौन कौन सी मीटिंग्स होने वाली है, कौन कौन सा हमारे एजेंडाज होंगे, क्या क्या टॉपिक, क्या क्या कंटेंट रखना है, कौन से रह गए थे, किस बात को कितना टाइम देना है, और कौन से आगे फ्यूचर के लिए डिसाइड करना है। ये सारी बातें ये तीनों कंट्रीज डिसाइड करती हैं, जिनको हम तीनों कंट्रीज के जो सेक्रेटरीज हैं वो डिसाइड करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रोइका कहते हैं। इतना क्लियर है? तो ट्रोइका ये समझ में आ गया, ये एज अ मैनेजमेंट जैसे काम करता है। दूसरा, अगर वर्क स्ट्रीम देखा जाए तो वर्क स्ट्रीम में बेसिकली तीन है, लेकिन हमें याद रखने के लिए, हमें समझने के लिए बेसिकली तौर पे दो ही ध्यान रखना है। वो दो है, एक है फाइनेंशियल ट्रैक और एक है हमारा दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक वो ट्रैक होता है जो कहीं ना कहीं, अगर आपको समझाऊं कि जो पैसों के मामले में, जो पैसे की जो मैक्रोइकोनॉमिक्स यानी एज अ होल लार्ज स्केल पे जो फाइनेंशियल मीटिंग जो होने वाली है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स बातें करने वाले हैं, उस ट्रैक को, उस मीटिंग को, उस फ्लो को हम फाइनेंशियल ट्रैक कहते हैं। क्लियर? फाइनेंशियल ट्रैक में क्या क्या बातें होंगी, सारे पैसों के रिगार्डिंग बातें होंगी, सारे फाइनेंशियल के रिगार्डिंग बातें होंगी, जिसमें अगर आप देखो तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, कैसे हम इकोनॉमिक को आउटलुक जो ग्लोबली वे पे कितना अच्छा बना सकते हैं, हम कैसे जो रिस्क होने वाले इकोनॉमिक उसको मॉनिटरिंग, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसमें होने वाले स्टेबिलिटी या फिर उसको बदलाव कैसे हम कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को हम और अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम इंटरनेशनल टैक्सेशन एक जैसा सेम या डिफरेंट में जो वर्क कर रहे हैं कैसे उसको हम कोऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल के बारे में, इन सब के, इसके अलावा कई सारे फाइनेंशियल रिगार्डिंग बातें होने वाली हैं। तो कुछ मेन बातें अगर हम देखें तो 4 या 5 बातें तो ये हमारी यहाँ पे हो गई। क्लियर? तो ये इस तरीके से हो गई। अगला है शेरपा ट्रैक। पर शेरपा ट्रैक समझने से पहले सबसे पहले आपको शेरपा वर्ड समझना जरूरी है। तो समझते हैं कि व्हाट इज शेरपा, शेरपा कहते किसको है। तो शेरपा एक तरीके का कास्ट है, एक तरीके का समुदाय है, एक तरीके का जाति है, जो कहाँ रहती है, हमारे साउथर्न स्लोप में रहती है। साउथर्न यानी साउथ तिब्बती इलाके, हिमालय वाले इलाके में रहने वाले एक समुदाय, एक कास्ट के लोग हैं, जाति के लोग हैं, जिनको हम शेरपा कहते हैं। शेरपा जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है शेर और एक शब्द है पा। शेर का मतलब होता है पूरब और पा का मतलब होता है लोग, यानी कि पूरब के लोग, ये तिब्बतन के होने वाले लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में जो ट्रैकर्स हो गए या माउंटेन्स क्लाइंबर वाले हो गए, उन सबको डायरेक्शन देते हैं। ये बड़े आसानी से किसी को डायरेक्ट दे सकते हैं, ये गुड डायरेक्टर्स हैं। ये उनके साथ बड़े आसानी से कम्युनिकेट करते हैं, यानी गुड कम्युनिकेटर्स हैं। वो सबको कंट्रोल कर सकते हैं, लीडर्स अच्छे हैं वो। कहीं ना कहीं इनके अंदर लीडर्स की होने की पूरी क्वालिटीज़ होती हैं। ये कहीं भी आसानी से चले जाते हैं, कहीं भी आसानी से अपने को मैनेज कर लेते हैं, पूरे क्या क्या नाम है ग्रुप्स को मैनेज करते हैं। नहीं, मैनेजमेंट भी इनकी अच्छी खासी है, इनको स्किल काफ़ी अच्छा है इनका, इसलिए इनको शेरपा, ये जो नाम है, जो शेरपा जो समुदाय है, इसी समुदाय के शेरपा वर्ड को यूज़ किया गया है मैनेजमेंट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर, G20 के अंदर। तो शेरपा यहीं से वर्ड निकला है। अगर आपको पता हो, पहली बार जब माउंट एवरेस्ट पे जो जाने वाला जो ग्रुप था, उसको गाइडेंस करने वाला जो गाइडर था, जो उसको डायरेक्शन देने वाला जो डायरेक्टर था, वो एक, उनका नाम था तेंजिंग नोर्गे।
तेंजिंग नोरगे भी शेरपा समुदाय के थे। तो कहीं न कहीं वहीं से इनोवेटिव लेकर के, वहीं से दिमाग लगा के, वहीं से कहीं न कहीं वर्ड को पिकअप किया गया है इस G20 के अंदर शेरपा करने के लिए। तो अभी अगर देखा जाए, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हू इज़ द करंट शेरपा, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे अभी जो शेरपा है उनका नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है वो अभी हमारे करंट शेरपा हैं। इनका केवल एक ही मकसद है, इनका ये कहना है कि अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात हो, तो इंडिया की प्रेसिडेंसी हमेशा यादगार रहनी चाहिए कि इंडिया की प्रेसिडेंसी, इंडिया की जो रिपोर्ट था, इंडिया का जो मैनेजमेंट था, वो कहीं न कहीं हेल्पफुल रहा है पूरे वर्ल्ड के, ना केवल इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के ग्रोथ में, पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट में। तो अभी जो शेरपा है, वो याद रखने वाली बात ये है कि अभी के शेरपा के नाम है श्री अमिताभ कांत, और इससे पहले जो शेरपा थे उनका नाम है अर्लियर बेसिस पे शेरपा जो थे, जो इनसे पहले थे, उनका नाम था मिस्टर पीयूष गोयल। तो याद रखना बड़ा आसान है कि शेरपा वर्ड निकला है दो शब्दों से, शेर और पा। शेर मतलब होता है पूरब के लोग, पा का मतलब होता है शेर का मतलब हो गया पूरब और पा का मतलब होता है लोग। तो शेरपा निकला है, ये एक समुदाय है, एक कास्ट है जो तिब्बतन पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। क्लियर। और अभी के जो शेरपा जो हमारे हैं इस G20 के मैनेजमेंट के अंदर, उनका नाम है श्री अमिताभ कांत, और जो पहले जो शेरपा थे इनसे पहले, उनका नाम था पीयूष गोयल। क्लियर। तो ये है शेरपा। ये किसके ऊपर बातें करने वाले हैं, तो बेसिकली अगर आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि 13 वर्किंग ग्रुप्स के ऊपर बातें करने वाले हैं। 13 वर्किंग ग्रुप्स होंगे, 4 इनिशिएटिव्स होंगे, ये रिकमेंडेशन देंगे कि क्या क्या करना चाहिए। और वो क्या क्या वर्किंग ग्रुप्स हैं, तो जैसे कि एग्रीकल्चर के ऊपर, एंटी करप्शन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे करप्शन को कंट्रोल करना चाहिए, एंटी करप्शन। क्लियर। और कल्चर कैसे होना चाहिए, डिजिटली इकोनॉमी कैसे कन्वर्ट करें, कोई रिस्क, डिजास्टर रिस्क है उसको कैसे कम किया जा सके, खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम तो किया जा सकता है, कैसे अपने आप को डेवलपमेंट करें। तो ये सारी बातें डिस्कशन होने वाली हैं इस शेरपा ट्रैक के अंदर। ठीक है। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, G20 के अंदर जो प्रेसिडेंसी चलती है, जो मैनेजमेंट चलता है, वो ट्रोइका बेसिस पे चलता है। इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के प्रेसिडेंशियल जो सेक्रेटरीज होते हैं वो तीनों मिलकर के डिस्कशन करते हैं, जिसको हम ट्रोइका कहते हैं। इसके अंदर जो वर्क स्ट्रीम है, बेसिकली हमें जो याद रखना है वो दो स्ट्रीम याद रखना है, एक है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। क्लियर। इतना ही रहेगा। फाइनेंशियल ट्रैक में सारे पैसों के मामले बातें होंगे, इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिलकर बातें करेंगे। वही शेरपा ट्रैक देखें तो शेरपा ट्रैक में शेरपा मतलब होता है शेर यानी पूरब, पा मतलब लोग, पूरब के लोग, वहां से वर्ड लिया गया है। तो वो बात करेंगे कुछ वर्किंग ग्रुप्स के ऊपर, जिसमें जो बात करें, जो हमारे जो शेरपा है उनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। क्लियर। और इनसे पहले जो थे उनका नाम था पीयूष गोयल। ये एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, कल्चर या फिर डिजिटल इकोनॉमी, इन सब के ऊपर ये डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम कहते हैं शेरपा ट्रैक। क्लियर। अब चलते हैं आगे, इंडिया का एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग के अंदर, क्या क्या वो डिस्कशन करने वाला है, तो काफ़ी मेन है। अगर देखा जाए तो G20 के अंदर जो फोकस है हमारी, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज के ऊपर फोकस होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी न केवल इंडिया में बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे होल में जो वर्क करता है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसलिए इस इंटर आलिया यानी सब एक साथ जुट होकर के कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड होकर के मीटिंग करने वाले हैं इन एजेंडा के ऊपर। और मोस्ट ऑफ द केस में मोस्टली कंटेंट, मोस्टली कॉन्सेप्ट, मोस्टली एजेंडाज के ऊपर 90% से ज़्यादा ग्लोबली एग्री हो गए हैं लोग, कंट्री एग्री हो गई है कहीं ना कहीं, जो इंडिया रिप्रेजेंट करने वाला है, इंडिया जिसपे डिस्कशन करने वाला है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार डिस्कशन करने का जो मौका मिला है इंडिया में मिला है, और जिसमें वो ट्रेड के ऊपर डिस्कशन करेगा, दूसरा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कस करेगा, और हेल्थ के ऊपर करेगा। ये जैसे आप देख रहे हो इसमें हेल्थ पे पहले भी मीटिंग हो चुकी है। G20 से न जाना इससे पहले कितनी सारी मीटिंग्स हो रही है, अभी कितनी मीटिंग बाकी भी है, और G20 में भी कितनी अच्छी खासी मीटिंग होने वाली है, वो भी देख आगे पता चलेगा हमें। तो ये हेल्थ पे भी हुआ मीटिंग। इसके बाद एग्रीकल्चर के ऊपर डिसाइड किया गया, एग्रीकल्चर के ऊपर बातें करेंगे हम। इसके बाद एनर्जी के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर, और इसके अलावा सबसे मेन जो एंटी करप्शन है, अभी हाल फिलहाल में ही गुरुग्राम में भी एंटी करप्शन 1 से 3 मार्च 2023 में, अभी इसी साल 2023 में 1 से 3 मार्च के बीच में एंटी करप्शन के ऊपर भी मीटिंग हुई है। तो मीटिंग होने वाली मतलब हो गया कि पहले से ही कितनी सारी मीटिंगें हो रही हैं। एक मेन मीटिंग यानी कि जैसे हम एग्जाम देते हैं, फाइनल एग्जाम से पहले कितनी बार टेस्ट देते हैं, वैसे फाइनल मीटिंग से पहले भी कितनी बार मीटिंग हो चुकी है कि किस किस के ऊपर हमें बातें करना है। तो ये मीटिंग कहीं ना कहीं G20 की मीटिंग इंडिया में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर ये अच्छा जाता है तो इंडिया आने वाले 10 साल में काफ़ी चेंज हो जाएगा, काफ़ी डेवलप हो जाएगा।
इसलिए ये मीटिंग काफ़ी अपने आप में ही नाम काफ़ी अच्छा खासा एक रिप्रेजेंट कर सकता है, काफ़ी अच्छा खासा इसका एक रिजल्ट निकल के आ सकता है। हम विश करते हैं इंडिया को कहीं न कहीं इस चीज़ पर में। अच्छा, ये मीटिंग होने वाली कहाँ पे है? ये मीटिंग G20 इंडिया में होने वाली है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में प्रगति मैदान में एक हमारे जो पीएम थे उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, भट्ट मंडपम नाम का के एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे ये मीटिंग G20 की मीटिंग होने वाली है, यानी कि 20 कंट्रीज़ जो हमारे हैं, उनकी जो मीटिंग होने वाली है वो सितंबर 9 और 10 में, अभी कमिंग 9 और 10 सितंबर में ये मीटिंग होने वाली है प्रगति मैदान में। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि कहाँ पे होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है, प्रगति मैदान में होने वाला है, सितंबर 9 और 10 को मीटिंग होगी। उस जो ऑडिटोरियम में जिस जगह पे जिस लोकेशन में होने वाला है उसका नाम है भट्ट मंडपम नाम है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। इसलिए हम विश करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आप इसके अलावा लेना चाहते हो तो वो उसकी वेबसाइट पे मिल सकता है। तो मैं वेबसाइट दिखा दूँगा। हालाँकि ये G20 जो मीटिंग्स है वो काफ़ी अच्छा जाए, यही विश करते हैं, क्योंकि अगर ये मीटिंग अच्छी जाएगी तो कहीं न कहीं हमारा ही फ्यूचर सही होगा। हम बेशक अनेक में हैं लेकिन है तो एक ही, इसलिए ये मीटिंग काफ़ी अच्छा हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि ये अगर मीटिंग अच्छा हुआ तो आने वाले 10 साल बहुत चेंजेस आने वाले हैं। हमारे लीडर्स ने पहले भी बहुत कुछ किया है, कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो कहीं न कहीं उन्होंने G20 भी मैनेज करने का काम किया है और हम उनको विश करते हैं कि G20 वो बहुत अच्छे से करें। उनका हर एक चीज़ किया हुआ हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। सो वी विश टू ऑल लीडर्स गुड लक इंडिया, गुड लक G20 मेंबर्स, इस मीटिंग को काफ़ी अच्छे से हो जाए। हमारे यहाँ पे कई सारे अतिथि, कई सारे मेहमान आने वाले हैं। 20 कंट्रीज़ के मेहमान आने वाले हैं। हम विश करते हैं कि वो खुशी-खुशी आएँ और खुशी-खुशी जाएँ। अगर वो खुशी-खुशी जाएँगे तभी तो इंडिया डेवलप करेगा। तो इसलिए हमें विश करना चाहिए कि इंडिया की जो मीटिंग है वो काफ़ी अच्छी जाए। है। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ जानकारी G20 के बारे में, हालाँकि इतनी जानकारी इनफ है हमारे क्वालिफ़िकेशन, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ जानकारी चाहिए, तो उस जानकारी को आप इस वेबसाइट्स, ये जो वेबसाइट है, यहाँ से भी ले सकते हैं। ये वेबसाइट पूरा डिज़ायर्ड है G20 के बारे में। इस वेबसाइट में अगर आप देखें तो इसमें वर्क स्ट्रीम बताया गया है, शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक के बारे में, G20 के बारे में ओवरव्यू बताया गया है। सारी वही बातें हैं कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ इसमें आने वाली हैं। अगर आप इसमें देखो तो इसमें डेट्स भी बताए जाएँगे आपको, इसमें डेट्स भी सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि ये डेट्स दे रखा है, यहाँ पे कैलेंडर दे रखा है कि कैसे-कैसे होने वाला है G20 कैलेंडर। इसमें यहाँ पे बता रखा है कि गांधीनगर में होने वाला चीफ साइंस एडवाइज़र के ऊपर मीटिंग होने वाली है। शेरपा के लोगों की न्यू दिल्ली में शेरपा 4 तारीख को 4 तारीख को संडे में मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। शेरपा, मैंने आपको शेरपा बता दिया है कि उनकी मीटिंग हुई है। तो ऐसे कहीं न कहीं पूरी एक लिस्ट निकाल रखा है कब-कब, कहाँ-कहाँ मीटिंग होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये रहा शेरपा ट्रैक, ये रहा फाइनेंशियल ट्रैक, ये रहा मिनिस्टर्स मीटिंग, सारी चीज़ यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा नीचे जाओगे तो आपको कौन-कौन से समिट्स होने वाले हैं, कैसे G20 वर्क करता है, हाउ G20 वर्क्स, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ये दे रखा है आपका G20 कैसे वर्क करता है, प्रेसिडेंसीज़ कैसे होने वाली हैं, क्लियर? पहले इसमें अगर आप देखो किस-किस को इनवाइट किया गया, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशंस को, उसमें यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूवी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन, ऐसे न जाने कितने सारे ऑर्गनाइजेशन के बारे में इसमें बताया गया है। ये कुछ इनवाइटीज़ हैं जिनको इंडिया ने स्पेशली अलग से बुलाया है, वो यहाँ पे दे रखा है। ये ऊपर 20 कंट्रीज़ के बारे में, मेंबर्स के बारे में बताया कि कौन-कौन मेंबर्स हैं। बाकी इसके ब्रीफ में आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और फिर ये नीचे बता भी रखा है इसमें कि पहले कब-कब, कहाँ-कहाँ, कैसे हुआ। तो 2008 से स्टार्ट हुआ, 2008 का इसमें शो नहीं कर रहा है, 2010 से कर रहा है इसमें, 10-11 बार। तो कब-कब, कहाँ-कहाँ हुआ, जैसे कि 2021 में इटालिया में हुआ, 2022 में सऊदी अरब में हुआ था। तो ये रहा सऊदी अरब का, ये पिक्स में देखोगे आप, यहाँ पे पिक्स दिखाई देगा अगर आपको, मैं दिखाता हूँ। ये पिक्स में यहाँ पे मोदी जी खड़े हैं यहाँ पे, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो कहीं न कहीं पूरी एक अच्छा खासा ये मीटिंग हुई थी अच्छी खासी। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिल सकती है। बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, इतना बहुत है नॉलेज आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये याद रखना काफ़ी आसान है, सही रहेगा, ऐसे याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वी विश टू अवर इंडिया, वी विश टू अवर लीडर्स कि अच्छा हो। हालाँकि आज जन्माष्टमी है, मैं होप करता हूँ कान्हा जी सही करें, सब कुछ अच्छा जाए, तो ये मीटिंग काफ़ी अच्छी जाए। तब तक के लिए गुड लक।